चलिए शुरू करते हैं लास्ट टू सम्स एंड देन वी वाइंड अप सिंगल एक्सरसाइज। टू सम्स हाँ जल्दी हो गया जल्दी। See, 9 sum देखो तुम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना। सब नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में आने का चांसेस कम है, बट मॉड्यूल सम सो कैन कम। 9 सम ले लो तुम। होमवर्क में किसी को डाउट? 1000 रुपीज डेफिनेटली क्लियर, बाकी तो क्लास में किया था वही करता। चलो ध्यान से देखना, सब नंबर 9 वो फूक के कर सबको See, now listen very carefully. I'll discuss the entire sum first, then we go to the drawing of ledger and all. बहुत सारा ड्रॉ करने का। 9 sum has almost all the things which we have studied in the previous problems. See, Mr. Anu runs a wholesale business wherein all purchases and sales are on credit basis. He furnishes the following closing balances. So, 9 sum. You have debtors का opening closing balance. Can you see that? Then you have BR का opening closing balance, which is a hint that BR account पर। Bills payable का भी दिया हुआ है opening closing balance, which means BP account भी बनाने का है। Creditors भी दिया हुआ है, creditors भी बनाने का है। इन्वेंट्री भी दिया है, वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। और बैलेंस शीट, बैंक और कैश भी दिया है, मतलब कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स बोथ। इट्स नॉट अ कंबाइंड कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम बोथ। Summary of cash transactions during the year 21-22 deposited into the bank after payment of shop expenses of 600 per month, salary of 9200 per month, personal expenses of 1400 per month, 760 to 750. What do you mean by this? આ બધું કટ કરીને પછી જે બેલેન્સ કેશ હતું એ આપણે બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યું. That is the meaning. Did you understand? समझा कि नहीं? Read the statement again. वो बंदे ने क्या किया है? Deposited into bank after payment of shop expenses, salary and personal expense. मतलब ये सब चीज किस में पे किया है? कैश में कि चेक में? कैश। उसके बाद जो बचा हुआ कैश था उसने बैंक में डालो, कितना डाला? 762 7. Oh, that is a contra, bank to cash. Okay, cash withdrawn from bank. What is the entry? कैश टू बैंक। कॉन्ट्रा आ गया, इधर कॉन्ट्रा करना है, इधर सेंट्री सेंट्री नहीं कर सकते। सेंट्री सेंट्री कब कर सकते हो? जब एक ही कॉलम है, उसमें वो नलीफाई हो जाता है। तो इधर भी वही अमाउंट, राइट में भी वही, लेफ्ट राइट दोनों सगे सेम अमाउंट सेंट्री करके उड़ा देने। बढ़िया। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज ऑल्सो कॉन्ट्रा। कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू सप्लायर, क्रेडिटर्स टू कैश। 25,000 फॉर फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर टू कैश। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो रिसीव करना पड़ेगा, फिर डिसऑनर भी करना पड़ेगा। तो रिसीव करने का यार नहीं है वो, बैंक टू डेटर है, चेक्स आया है तो चेक मिला कस्टमर से, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटर, और फिर बाउंस हो गया डेटर टू बैंक, दोनों करना पड़ेगा। हो जाएगा नलीफाई, इफेक्ट इज नलीफाइड बट यू हैव टू शो। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, ये क्या है? बी आर एक्सेप्टेड। डिड यू अंडरस्टैंड? हमारा कस्टमर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो बी आर एक्सेप्टेड, हम अगर किसी के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो बीपी एक्सेप्टेड। तो बी आर एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होगी? बी आर टू डेटर। बहुत बढ़िया, बी आर टू डेटर।
बिल्स एंडोर्स। एंडोर्स कौन होता है? तो यहाँ पर क्रेडिटर टू BR। बिल डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंट इज 750, बैंक डिस्काउंट टू BR। फिर पोस्ट करेंगे हम उसको। बैंक में कितना 19 to 50 डिस्काउंट 750 और टू BR 20,000। बिल्स मच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बैंक टू BR। अच्छा, कैश टू BR है कि बैंक टू BR है कुछ पता नहीं है तो क्या अज्यूम करें? बैंक। कुछ नहीं पता है तो सबके लिए बैंक यूज कर लेगा, ठीक है। मोस्टली तो पता होगा, नहीं पता है तो बैंक। बिल्स एक्सेप्टेड, ये कौन से बिल्स एक्सेप्टेड है? BR की BP, क्योंकि ऊपर दिया है बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर अलग है। दिस इज बिल्स, हमने जो एक्सेप्ट किया ना तो वो क्या होगा? क्रेडिटर्स टू बिल्स पे। ड्रॉवर टू BP ना, क्रेडिटर घटा BP बढ़ा, एक लाइबिलिटी घटा दूसरा बढ़ा, याद आया? पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज से खेलना है। पेड टू सप्लायर्स बाय चेक, ऊपर भी था सप्लायर को पेमेंट, नीचे भी है सप्लायर को पेमेंट, तो फर्क क्या है? ऊपर कैश में था, नीचे चेक में, तो एंट्री क्या होगी? सप्लायर टू बैंक, क्रेडिटर टू बैंक, राइट। Receive 20,000 on maturity of one of the LIC policy of the proprietor by check. Once again, receive 20,000 on maturity of one of the LIC policy of the proprietor by check. Very good. It is bank to capital. Bank to capital. Understood? One of the LIC policy. What is LIC policy? Is it personal or business? LIC is पर्सनल। LIC इज पर्सनल, और पर्सनल पैसा जब बिजनेस में आता है उसको क्या बोलते हैं? तो पर्सनल पैसा जब बिजनेस में आता है, देखो तुम लोग अगर LIC प्रीमियम पे करते हो तो क्या लिखते हो? ड्रॉइंग्स लिखते हो। तो LIC पॉलिसी मेच्योर हुई, वो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ वाले एंडाउमेंट, इसमें पैसा डालने का स्टेटस भी शेयर किया मैंने कल ही व्हाट्सएप पे, अगर देखा होगा। यही चीज सेम टू सेम आज भी अभी है, स्टेटस पड़ा है। तो LIC पॉलिसी मैच्योर हुआ और उसने पैसा बिजनेस में डाला, तो एंट्री क्या होगा? बैंक टू कैपिटल। अगर वो LIC पॉलिसी मैच्योर होकर घर पे ही लेके जाता तो कुछ होता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? पर्सनल में गया तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो बिजनेस में आ रहा है, रिसीव दिया बिजनेस में आ रहा है, तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। आज पूछे, रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। बैंक टू कैपिटल, ये भी तो कैपिटल है। वाई? घर का प्रीमाइसेस का रेंट क्या घर पे लेके जा रहे हैं कि बिजनेस में ला रहे हैं? रिसीव मतलब बिजनेस में ही आ, तो बैंक में दोनों एडिशनल कैपिटल है। 11 और 12 पॉइंट। पॉइंट नंबर 13, a building was purchased on 30th November for opening the branch for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building, details of which are not mentioned। ठीक है, बिल्डिंग खरीदा है, उसके ऊपर कुछ खर्चा भी हुआ है, तो क्या करते हो आप? बिल्डिंग में ऐड कर देते हो, लेकिन वो खर्चा कितना हुआ है वो आपको अभी तक पता नहीं है, तो वो अंडरलाइन करके रखो, फ्यूचर में मिल जाएगा सम करते हो। एंट्री क्या होगा इसका? बिल्डिंग टू बैंक, कुछ नहीं दिया तो बैंक, कैश मत लिखना, बैंक। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश एंड ड्यू इज 2200। पहले तो पेड बाय कैश का क्या एंट्री है? इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन टू कैश साथ में ही दिया है, और ड्यू का क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो क्या करना है? ऐड एंड लाइक, कल भी किया था, दो आउटस्टैंडिंग थे ऊपर नीचे। अदर ट्रांजैक्शन, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses are 17,000. The firm anticipates a defeat in the suit. ये किस प्रकार की लायबिलिटी है? वेरी गुड, कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इसका एक कंसेप्ट है, समझ लो, वो मैं जब आपको थियोरी करवाऊंगा तब भी मैं बता दूंगा। हमने अब तक सीखा हुआ है व्हाट इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अ लायबिलिटी विच इज अनसर्टेन इन नेचर।
dependent or independent, dependent on a future event which may happen or not happen, 50-50 chances है, right? तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, कभी भी अपना बुक्स में दिखता नहीं है नॉर्मल, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नीचे दिखता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। नोट्स के फॉर्म में आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाना होता है नॉर्मली, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब अभी ये कोई केस फाइल कर दिया, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, वन ऑफ द एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आपको आगे आएगा सीए इंटर में, अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स का मतलब कंपनी जब भी शेयर्स का पैसा मंगवाएगा तब आपको देने का, जब तक नहीं मंगवाया तब तक वो पेंडिंग है, देना बाकी, शायद देना पड़े शायद ना दे, ऐसा भी हो सके कि फ्यूचर में भी ना देना पड़े, वो रिजर्व कैपिटल एंड में मंगाए ना मंगाए, यू नेवर नो, इट्स लाइक अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर आता है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब आपने बिल डिस्काउंट करवा दिया है, डेटर पैसा भर दिया तो वेल एंड गुड, डेटर ने पैसा नहीं दिया तो हमारे से लेगा पैसा, वो भी एक प्रकार का कंटिंजेंट है। थर्ड पार्टी गारंटी एंड वारंटीज, आपने किसी थर्ड पार्टी का गारंटी लिया है कि ये लोन का पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं देगा, तो वो लोन का चुका पाया तो ठीक, नहीं चुका पाया तो मरेगा। ऐसा पंजाब नेशनल बैंक मर गया था नीरव मोदी के केस में। पंजाब नेशनल बैंक वॉज द गारंटर फॉर नीरव मोदी, नीरव मोदी नहीं भरा तो गले पे आया पंजाब नेशनल बैंक का। तो गारंटीज, एप्पल का गारंटी आता है, वारंटीज आता है, प्रोडक्ट गारंटीज, प्रोडक्ट वारंटी, ऑल आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज। मतलब दे आर केप्ट आफ्टर द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, अ नोट, कि भैया पढ़ लो, हम उल्लू नहीं बना रहे आपको, देख लो, शायद ये लायबिलिटी देनी पड़े शायद ना देनी पड़े, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इसमें आप पे किसी ने केस ठोक दिया है तो इट्स अ कंटिंजेंट, आप भी जीत सकते हो वो भी जीत सकते हैं, आप जीतोगे तो नहीं देने का, वो जीतेगा तो पैसा देना पड़ेगा। अभी इसका अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, नोट के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। बट द मोमेंट यू फील दैट contingent liability may become probable, the moment you feel the contingent liability may become probable, probable का मतलब शक्यता है कि नुकसान होगा, probability आ गई, 50% से ज्यादा हो गई, 60, 70, 80% हो गई, भले ही 100% ना हो, बट लग रहा है कि बॉस हारने वाले, पैसा देना पड़ेगा। द मोमेंट इट बिकम्स नॉट सर्टन बट प्रोबेबल, प्रोबेबल भी हो जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, रिकॉर्ड इट एज एक्चुअल लायबिलिटी, रिकॉर्ड इट एज एक्चुअल लायबिलिटी। तो आपको जिस मोमेंट पे लगे कि भैया ये तो नुकसान होने वाला है, उसको एक्चुअल लायबिलिटी के फॉर्म में, अभी कैसे दिखाओगे एक्चुअल लायबिलिटी के फॉर्म में, वेरी सिंपल, एक बैलेंस शीट टैलीड पड़ी हुई है, उसमें आपको एक लायबिलिटी घुसानी है, तो ठीक है चलो लायबिलिटी तो घुसा दी मैंने लायबिलिटी साइड पे, तो टैली होगा। तो एक अगर लायबिलिटी बाहर से बुक्स में एंटर हो रही है तो आपका क्या होगा बिजनेस पे इम्पैक्ट, आपका प्रॉफिट्स बढ़ेगा कि घटेगा। रिवैल्यूएशन में करते थे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी घुसाते थे तो लायबिलिटी बढ़ा और प्रॉफिट घटा, तो प्रॉफिट घटाना है तो या तो कंपनीज रिजर्व्स में से घटा देती है, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो पीएनएल डेबिट में डाल देने का, उसको किधर डाल देने का, पीएनएल, तो वो वही हो गया आपका इनडायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट्स घट गए। तो हाउ डू यू रिकॉर्ड अ कंटीजेंट लायबिलिटी, सिंपल है, एक तो लायबिलिटी में डाल दो और एक पीएनएल डेबिट, इट इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पीएनएल डेबिट एंड लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को भी एंटर करना, वो आउटस्टैंडिंग है, पैसा देना, अभी फर्क क्या है, अभी अनसर्टन नहीं है, अभी ऑलमोस्ट सर्टन हो गया, बात समझ में आई, ये लो। सो over here claim for damages वापस पढ़ो against the firm 1,55,000 is under legal dispute, तो तब तक वो कंटीजेंट है, लीगल एक्सपेंसेस उसमें 17,000, the firm anticipates defeat in the suit, underline that, ये आपका हिंट है। खाली वो 17,000 देख के चुप हो जाता ना उधर तो क्या होता वो, तो वो कंटीजेंट होता, तो वो दिखता ही नहीं बुक्स में, लेकिन वो लास्ट लाइन चेंजेस एवरीथिंग, द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट, मींस सर्टन हो रहा है, प्रोबेबल हो रहा है, सर्टन नहीं तो प्रोबेबल तो है ही।
तो क्या करना है इसको, P&L डेबिट, नुकसान बता दो, लाइबिलिटी पैसा देना बाकी लिख दो। P&L डेबिट एंड लाइबिलिटी कितना, तो दोनों 1,50,000 17 बोल 1,50,000 17 पैसा देना बाकी। क्योंकि अगर आप जीत गए ना केस, तो लीगल डिस्प्यूट का भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, आप क्लाइंट से वसूल कर सकते हैं, ठीक है, आपका नुकसान है। ऐसे ही होता है, कोई केस लड़ते हैं दो लोग और एक तो हार जाता है, तो जीतने वाले को कॉम्पेंसेशन, लीगल पैसा, लॉयर फीस सब रिइंबर्स करना पड़ता है ऐसा। तो वो जो 17,000 है वो भी आपका पेंडिंग ही है और वो 1,50,000 भी पेंडिंग ही है। तो दोनों के दोनों क्या है, एक्चुअली कंटिन्यूड लायबिलिटी और प्रोबेबल हो, तो रिकॉर्ड करना है। कंसेप्ट समझा पक्का? बढ़ते हैं आगे, इसका डिटेल में आपको थियरी चैप्टर है तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर का एंट्री क्या है? सप्लायर टू परचेज, क्रेडिटर टू परचेज। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का सेल्स रिटर्न टू डेटर। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर बोले तो डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव की डिस्काउंट रिसीव टू क्रेडिटर। यस राजन, डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउ टू, ठीक है। सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो भी पॉसिबल बीआरबीपी में थे, डेटर क्रेडिटर में थे, सब आ गए। बिजनेस इज कैरिड ऑन at a rented premises for an annual rent of 20,000 which is outstanding on the year end. What are they talking about? Outstanding rent क्या होगा? P&L debit and liability. That's it. बनाने का इसका फाइनल अकाउंट। तो ये पक्का कच्चा अकाउंट वाला बंदा है जो अच्छे खासे ट्रांजैक्शन करते हैं। आपके पास बुक्स लेके आया, सब बनाओ। क्या क्या बनाओगे? बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बुक विद कैश एंड बैंक, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट दो, एक लास्ट ईयर है, पूरा पिक्चर हो 4 पेज का समझो। मैं इसमें फिट करने वाला हूँ, तो जिसको चश्मा है थोड़ा ध्यान से, जिसको नहीं है तो भी ध्यान से, ठीक है। आज ये बोर्ड की परीक्षा है, या तो फिर 1 to 2 1 विल नहीं, आधा आधा नहीं करना, ठीक है। 2 इफेक्ट देना है ना, एक तो हो जाएगा, बट हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा छोटा रहेगा। बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बैंक, कैश बुक, आप लोग भी ड्रॉ करोगे ना, एक साइड पे यू कैन मेक बीआर, बीपी, डेटर, एक साइड पे क्रेडिटर, कैश बुक, एक साइड पे ट्रेडिंग पीएनएल और एक साइड पे 2 बैलेंस, 4 साइड लेना। यहां तक एक साइड क्रेडिटर कैश बुक दूसरा, ट्रेडिंग पीएनएल तीसरा और 2 बैलेंस शीट चौथा। 4 साइड पे खींचो, नहीं होगा पीछे ही होगा। छोटा हैंड राइटिंग में मैं आपको बोला है नीटली बनाओ, थोड़ा स्पेस जाता है जाने दो।
वेस्ट होता है थोड़ा स्पेस, इट्स फाइन. प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज लेंथी. तुमको देखा ना, मैंने पूरा डिस्कस किया. ट्रांजैक्शंस का ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है कि लिखना हो, खाली बड़ा सब आराम से करेंगे. डेट्स क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन नीटली ड्रॉ करो एकदम. मेरा बोर्ड चालू है.